जब हिटलर ताकत में आया था, तब बहुत सारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि जो उसका एंटी यहूदी रेटरिक है, वो उसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा। जो हमने एंड में देखा, जो उसने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, वो 1941 में जाके बने थे, जब ऑपरेशन बारबारोसा शुरू हो गया। लेकिन हिटलर पावर में आया 1933 में। तो उन 8 सालों में बहुत सारे यहूदियों ने मिसकैलकुलेट किया। बहुत सारे यहूदियों को नहीं पता था कि ये जो रेटरिक उसका है, यहूदियों के खिलाफ हर चीज़ यहूदियों पे इल्ज़ाम डाल देना, क्या वो ठीक है? क्या वो इस पे कुछ करेगा भी या नहीं करेगा? इसीलिए द ज्यूइश प्रॉब्लम, द ज्यूइश क्वेश्चन एक टर्म थी, क्योंकि हिटलर को खुद नहीं पता था कि वो क्या करेगा। ज़ाहिर बात है, आप गोलियों से कितने लोगों को मारेंगे, फिर उसका एक टोल होने लग गया जो नाज़ीज़ थे। आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें बढ़ती गईं। तो एक वाकया है जिसको कहा जाता है द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। वो तब गोबल्स ने स्पीच दी। उस वक़्त एक यहूदी था जिसने जर्मन एम्बेसडर को पेरिस में कत्ल कर दिया था। अभी दूसरी जंग अज़ीम शुरू नहीं हुई थी। तो गोबल्स ने लोगों को राइल अप किया, लोगों ने मारना शुरू कर दिया। बहुत सारे यहूदी इसमें मरे और फिर उसके बाद से पोलिश गेटो उसके बाद बना, वॉरसॉ का जो गेटो था। तो मोस्टली हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जब एक ग्रुप के लोग होते हैं जो विक्टिमाइज़ हो रहे हैं डोमिनेंट ग्रुप की तरफ से, तो यूनिफ़ॉर्म होगी हर चीज़। यानी यहूदियों को पता होगा हम यहूदी हैं और ये हमारा दुश्मन है नाज़ी। लेकिन ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी सोच के लोग होते हैं और उसके अंदर लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑपोज़िट कॉज़ को बिलीव करते हैं, या फिर इस उम्मीद से होते हैं कि अगर हम मगरमच्छ को गोश्त डालते रहेंगे और लोगों का, तो मगरमच्छ हमें नहीं खाएगा। तो उसके साथ कोलैबोरेटर्स बन जाते हैं और वो उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। हर कोई सिस्टम का मोहताज होता है, हर कोई, इवन द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, वो भी सिस्टम का मोहताज होता है। उसने उसी सिस्टम से लेबर, कैपिटलिज्म, इन सारी चीजों को यूज करके ऊपर आया होता, और जब वो ऊपर आता तो वो देखता कि यार ठीक है, मुझे इस सिस्टम का हिस्सा रहना पड़ेगा। कोई भी इस सिस्टम से आजाद नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारे यहूदी थे जो नाज़ी कोलैबोरेटर्स थे। वो नाज़ीज़ के जो एंटी ज्यू या बिगेटेड लॉज़ थे, वो उनकी फ़ेवर में थे, इस वजह से कि हमारी बारी नहीं आएगी। तो बहरहाल इस इतनी लंबी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में हमें पता है कि ब्लास्फेमी लॉ है। ज़्यादातर मुसलमान इसको यूज़ करते हैं। किसी क्रिश्चियन की ज़मीन हथियानी हो, किसी क्रिश्चियन की लड़की उठानी हो, किसी हिंदू की लड़की उठानी हो, यानी अपना कोई फ़ायदा निकालना हो, तो ब्लास्फेमी लॉ की तलवार उनके ऊपर लटक रही होती है। लेकिन मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा था कि इस आग में सब जलेंगे, और ये वो वक़्त आ गया है कि इस आग में वाक़ई सारे जलने लग गए। अभी हफ्ता पहले स्वात में वाक़या हुआ, जैसा आपको बताया, हर महीने अब कोई ना कोई या तो अरेस्ट होता है या मारा जाता है ब्लास्फेमी के नाम पे। चाहे वो कितना का बड़ा मोमिन क्यों ना हो, कितना का बड़ा आशिक़े रसूल क्यों ना हो, चाहे वो अपने माथे पे आशिक़े रसूल टैटू क्यों ना करवा ले, उसकी भी जान महफूज नहीं है, क्योंकि एक निज़ाम ऐसा बना दिया, एक कल्चर ऐसा बना दिया कि आप कहेंगे कि ये गुस्ताख है तो बस खत्म बात, कोई कुछ भी नहीं होगा। ज़ाहिर बात है, आप क्या करेंगे? और इसमें नुकसान इस बात का है कि जिसने पहले इल्ज़ाम लगा दिया वो बच गया। मोस्टली लड़ाई में ऐसे होता है कि जिसने पहला मुक्का मार दिया ना, मोस्ट लाइकली वो बच जाता है, क्योंकि उसमें सकर पंच का एलिमेंट होता है, नॉकआउट हो सकता है अगला बंदा, वो उसको पता ही ना चले। बंदा इस चक्कर में बैठा रहे कि नहीं ये मुक्का मारेगा तो मैं मारूँगा, तो वो मोस्टली जो पहला मुक्का मारने वाला होता है वो लड़ाई जीत जाता है। तो अब यही हाल है। मैंने अभी आपको बताया था एक वाकया हुआ था बड़ा मशहूर, ट्विटर पे कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, दोनों मुसलमान। वो एक ने उसको गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया, दूसरे ने उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दिया, दोनों अंडरग्राउंड हो गए, दोनों गायब हो गए। तो अब आपका अगर किसी के साथ फटा हो, गाड़ी का मसला, डील खराब हो गई, घर का प्रॉपर्टी का मसला, कोई मसला हो, कुछ छोटा-सा मसला क्यों ना हो, ट्रैफिक में मसला क्यों ना हो जाए, ऐसा भी होगा कि कोई बंदा कुरान लेके जा रहा होगा, कहेगा ये देखो इसने कुरान फेंक दिया गाड़ी से। यानी कितनी अजीब बात है कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल नाइजीरिया में भी पिछले 99 से लेके 2024 तक अभी एक रिपोर्ट आई थी, 300 लोग नाइजीरिया में गुस्ताखी के नाम पे मारे जा चुके हैं मॉब्स के हाथों। मेरे ख्याल नाइजीरिया पाकिस्तान से भी आ गया है। लेकिन एनीवे, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इतनी वीडियोस वायरल होती हैं, उनके चीथड़े नोच दिए जाते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। कोई पागल ही होगा, लिटरली कोई पागल होगा। और अगर पागल है तो फिर भी उसको मारना तो नहीं चाहिए, फिर तो उसको कहीं पे लेके जाना चाहिए। भी मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो थी जिसपे वो कह रहे थे कि वो गुजरात से कहीं से गुजर रहे थे, ऊपर लिखा हुआ था मुफ्ती तारिक मसूद गुस्ताखे साहब है। वो कहता मैं मुंह छुपा के निकल गया अपना उधर से। मौलवी साहब निकल गए। तो देखें, ये आग बगोला नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? तो एनीवे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। आप लोगों के साथ ही जो होगा, जो जिन लोगों ने इस आग को हवा दी है। तो बहरहाल इस वीडियो में एक बड़ी, अभी एक कल की 24 जून की 3 दिन पहले की एक बड़ी जबरदस्त एफआईआर इस वक़्त गर्दिश कर रही है। उस एफआईआर के अंदर मैं आपको एफआईआर वैसे दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा-सा इसका पूरी स्टोरी का लुबे-लुबाब बता देता हूँ कि पूरी स्टोरी का लुबे-लुबाब क्या है। वो ये है कि 2 क्रिश्चियन भाई हैं, एक का नाम यूनुस है, एक का नाम चाँद है। दोनों का प्रॉपर्टी के ऊपर कोई झगड़ा हो गया। यूनुस कहता है कि चाँद मेरे घर में आया मेरी बीवी की मौजूदगी में, और उसके पास कुरान था, और वो मेरे पे इतना गुस्सा था कि उसने कहा मैं कुरान जला दूँगा, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि तूने गुस्ताखी की है, तूने कुरान जलाया, और लोग तेरे खुद ही चीथड़े-चीथड़े उखाड़ देंगे, और जो हमारा फटा है ज़मीन का वो मेरे नाम पे ज़मीन आ जाएगी। नाउ दिस इज़ वन वर्जन। एफआईआर के अंदर ये लिखा है।
दूसरा वर्जन ये है कि यूनस कह रहा है कि हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा था, इसने आके ये कहा कि ऐसा हुआ। अब सच क्या है? अब चांद क्या कह रहा है? चांद ये कह रहा है कि यार मैंने तो ऐसा नहीं किया, मेरा तो झगड़ा हुआ, मैं तो झगड़ा डिसाइड करने गया, बात करने गया, तो उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि मैंने ऐसा किया है। तो बहरहाल चांद के ऊपर अब पता नहीं किसने झूठा इल्जाम किसके ऊपर लगाया है। पहला इल्जाम जिसने लगाया, ज़ाहिर बात है उसी ने किया होगा ये काम। या तो चांद ने वाकई कुरान जलाने की धमकी दी होगी कि लोग तुझे खुद ही उखाड़ देंगे, या फिर यूनस ने उसके ऊपर जान के इल्जाम लगा दिया ये कि इसने ये कहा है चांद ने, ताकि फिर ये मेरे रास्ते से निकल जाए। पॉइंट इसमें ये है कि दोनों क्रिश्चियन है, दोनों को पता है कि ब्लास्फेमी लॉ एक सजाए मौत है बेसिकली। लेकिन ये हमें पता है इस बात का कि जब लोगों में झगड़े होते हैं, जब लोगों में लड़ाई हो जाती है, छोटी से छोटी बात पे भी लड़ाई हो जाए, तो वो उसको डिस्प्रोपोर्शनेटली रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार होता है। जब मेरा ये पेड़े से फटा हुआ था, तो मुझे बड़े लोग कहते थे, यार थोड़ा सब्र करें आप, सब्र करें। मैंने कहा तुम लोगों के साथ अगर इससे आधी भी इसने की होती ना, तो तुम लोगों ने इसकी धज्जियां उड़ा देनी थी, इसकी रिपोर्टें कर देनी थी यूएस एम्बेसी वगैरह में, ऐसे तंग करने के लिए ना, बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल डू। लेकिन इसके लिए बड़े दिल गुर्दे की जरूरत होती है कि आप ऐसा ना करें। तो ये एक फूलिश किस्म की, एक फूल हार्डी किस्म की डिजायर है कि लोग, पीपल विल डू द राइट थिंग, पीपल डोंट डू द राइट थिंग। लेकिन स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम ये है कि इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि किसी को मौका मिल जाए कि वो किसी कानून का मिसयूज करके अपने फवायद निकाल ले। मैं ये अक्सर एग्जांपल दे चुका हूँ, पहले भी आपको सुना चुका हूँ। स्टालिनिस्ट रशिया में एनकेवीडी, जो केजीबी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी या प्रीडिसेसर थी बेसिकली, स्टालिनिस्ट रशिया में स्टालिन के खिलाफ बात करना कैपिटल ऑफेंस था। तो स्टालिनिस्ट रशिया में भी इसी तरह के वाकयात होते थे कि लोगों ने अगर किसी को अपने रास्ते से हटाना होता था तो नेबर को रैट आउट कर देता था, शिकायत लगा देता था कि वो जी इसने स्टालिन के खिलाफ कोई बात की है भाई। तो उसको एनकेवीडी के लोग आके उठाते थे, गुलाग में भेज देते थे, वहां पे या तो मर जाते थे या उनको गोली मार दी जाती थी। लोगों ने अपने जेबों में नोटबुक, उस वक्त मोबाइल फोन नहीं होते थे, नोटबुक्स होती थी, उसके साथ फोन नंबर लिखा होता था और एड्रेस, वो रखनी छोड़ दी थी। क्योंकि ऐसे वाकयात भी हुए कि जब उनको उठाया जाता था, नोटबुक से उनके फैमिली के नाम पता देखा जाता था, उनको भी उठा लिया जाता था। तो ये स्टेट का एक फुकदान था। जाहिर बात है वो एक स्टालिन एक पागल आदमी था, उसके नीचे तो वो बादशाह सलामत है, जो मर्जी करे। लेकिन जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वहां पे इस तरह की चीजों को रोका जाता है। तो लेकिन पाकिस्तान जो सो कॉल्ड मॉडर्न स्टेट है, जो ब्रिटिश वैल्यूज इनहेरिट की जिन्होंने, जिनको अपनी डेमोक्रेसी मजबूत करनी चाहिए थी, वहां पे एक कीड़ा ऐसा है इस्लाम का जो इस मुल्क को वापस घसीटे चला जा रहा है। अभी देखें, पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाइज इतना ज्यादा किया गया कि अब मौलवी टीवी पे आके गाना गाते हैं कि अपनी लड़कियों को स्कूल ना भेजो, वहां पे बेहयाई कर रही है और डांस करती पई है। ये हाल है। तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी मॉडरेट सोसाइटी हो, चाहे वो इस्लामी क्यों ना हो, मॉडरेट हो, अगर आपने इस्लाम का बीज छोड़ दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोच करेगी आपकी स्टेट की पॉलिसीज पे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जितनी भी नॉर्मल चीजें हैं जो आपको नॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाती हैं या बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं, उनको इरोड करेगी और फिर अपना निजाम आपके ऊपर थोपेगी जो खौफ के ऊपर चलता है। इस्लाम एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। यहाँ पे लोगों के हाथ काटे जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं, संसार किया जाता है, औरतों को टोपी वाले बुरके पहनाए जाते हैं, घर में तुन के रखा जाता है, औरतों की अक्ल आधी है, उनकी गवाही आधी है। ये सारी चीजें इस तरह की हैं। दैट्स द रीजन व्हाई पीपल लाइक अस से कि इस नासूर को रियासत के मामले से जितना दूर रखा जा सके उतना बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान ने दोनों तरह से खेलने की कोशिश की और ये ब्लास्फेमी लॉ, मैंने जो केस आपको बताया इसीलिए बताया कि इसको देखें कि ब्लास्फेमी लॉ को रखा गया और वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता हुआ वैनम जो है, सांप ने आपको काटा, शुरू में अफेक्टेड एरिया था और वो फैलता फैलता पूरे जिस्म में फैल गया। सिर्फ मुसलमान नहीं, इससे क्रिश्चियंस भी फायदा उठाते, क्योंकि अब हर एक को इस बात का पता है, अगर मैंने किसी को रास्ते से हटाना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नियत थी आपकी स्टेट की कि ऐसा होगा, भूल जाए, इट डजंट मैटर। अब बच्चे बच्चे को पता है कि अगर मैंने किसी को अपने रास्ते से हटाना है, गुस्ताखी का इल्जाम लगा दो, अगर वो बच भी जाए ना, बड़ी मेहनत कर करा के 5 साल लगा के, ही विल नॉट कम आउट द अदर साइड द सेम मैन या वुमन, ऐसा नहीं होगा। तो पहले मैं ये कहता होता था अपने एक्स मुस्लिम बच्चों को, बच्चियों को, कि इनसे दूर रहो, कोई व्हाट्सएप पे कोई ऐसी बात ना करो, कोई ऐसा काम ना करो। लेकिन अब ये वक्त आ गया कि मैं अपने उन्हीं बच्चों को कहूं कि आपने अगले के मुक्का मारने का इंतजार नहीं करना। इफ यू कैन, पहला मुक्का आप मार दो, क्योंकि ये आग जो है इसको मैं रुकता हुआ नहीं देख रहा। यहाँ पे लोग लिंच हो जाते हैं। पहली बात तो या तो जेल में सड़ेंगे, या दूसरी बात है कि उनको जेल से निकाल के मारा जाएगा। ऐसे 4 वाकयात हो चुके हैं। वो एक दो पहले केपीके में पहले भी हो चुके हैं वाकया, जहां पे
पे जेल को उन्होंने जला दिया, अंदर घुस के निकाला। मुझे याद है मैंने उसको कवर किया था। कम से कम 2 तो हुए, मुझे याद पड़ता तीसरा भी था, एक पंजाब में भी हुआ था, बट आई कांट रिमेंबर इट। वो उसमें जलाया नहीं था, उसमें निकाल के मारा था, मुझे अब सही याद नहीं है। लेकिन कम से कम 2 हुए हैं, मैक्सिमम मेरा ख्याल 3 हुए हैं, जहाँ पे जेलों से निकाल के उनको मारा गया। और ये इसको अभी बंद किया है, इस क्रिश्चियन को, पता नहीं इसे एक धमकी लगाई अपने भाई को या नहीं लगाई, इट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि बच्चा ये समझता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कि अगर मैंने किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया, उसकी छुट्टी। तो यहाँ पे आपका मुल्क पहुंच गया, तो अब आपने इंतजार करना। फड्डे तो वहां पे होते हैं, आई एम श्योर लोगों के फड्डे होते हैं, प्रॉपर्टी पे होते हैं, लड़की का रिश्ता नहीं दिया, दुकान पे गए, बहस हो गई, छेड़खानी हो गई। अभी आप देखेंगे कि ये लोगों ने किसी को चेंज कम दे दी जेन्युइनली, तो उसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग जाएगा। अगर कोई गाड़ी खरीदने गया है और अगले हफ्ते आ गया, उसने कहा यार ये तुमने गाड़ी में मुझे बताया नहीं, इस गाड़ी की क्लच प्लेटों का मसला है, तो वो उसके ऊपर गुस्ताखी का या तो गाड़ी खरीदने वाला लगा देगा या गाड़ी बेचने वाला लगा देगा। तो पॉइंट ये है कि आप लोग वेट करेंगे कि कौन आपके ऊपर गुस्ताखी का मुकदमा करेगा। जब तक ये कानून नहीं आएगा, अगर चलो इन्होंने ये नहीं करना, गुस्ताखी का कानून को खत्म नहीं करना, इसके अंदर एक नई शिक तो ऐड कर सकते हैं कि जिसने गुस्ताखी का इल्जाम लगाया और वो झूठा हुआ, विदाउट सबूत हुआ, गए 20 साल के लिए अंदर। 20 साल सख्त सजा दें, क्योंकि जो लॉ है और स्पेशली जो वेस्टर्न लॉ है, इस्लामी लॉ नहीं, इस्लामी लॉ है शरीयत है, जाहिल है, ये तो पहले मारो बाद में आस्क क्वेश्चंस लेटर बात की इनकी आइडियोलॉजी है। जो वेस्टर्न लॉ है, जो इसका पिनिकल है, वो इस बात के ऊपर खड़ा हुआ है कि 100 गुनहगार निकल जाएं लेकिन एक बेगुनाह को नाहक सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा जो इसके ऑपोजिट वर्ल्ड व्यू है वो ये है कि 100 बेगुनाह भी रगड़े जाएं लेकिन एक गुनहगार जो है ना वो नहीं बचना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसफीज हैं, लेकिन वेस्ट में ये इस दूसरी फिलोसफी को माना जाता है। उन्होंने अपनी आवाम को सुधार लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा सुधार लिया कि उनमें अच्छे और बुरे की तमीज भूल गई, और उन्होंने ये लोग जो लोगों को जिंदा जला देते हैं उनको भी समझा कि यार ये भी हमारी तरह के लोग हैं, उनको अपने मुल्कों में आने दिया, उसकी कीमत वो अदा कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इसमें अच्छाई नहीं होती नजर आ रही मुझे कहीं पे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।